नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर अंजनी कुमार सिन्हा आप लोग के सामने फिर से एक बार उपस्थित हुआ हूँ। राजनीति विज्ञान की जो है पुस्तक, उसका चौथा अध्याय कार्यपालिका लेकर करके उसका सेकंड पार्ट आज हम लोग पढ़ेंगे, राष्ट्रपति। तो इसके अंतर्गत जो हम लोग आज पढ़ेंगे उसकी चर्चा कर लेते हैं कि किन किन बिंदुओं का आज अध्ययन हम लोग करेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग संविधान के जो विभिन्न अनुच्छेद हैं 52 से लेकर के 78 तक उसको जानने का प्रयास करेंगे, जिनमें राष्ट्रपति के बारे में बातें की गई हैं। ठीक है। उसके बाद राष्ट्रपति के अधिकार, कर्तव्य, उनकी अर्हता, उनके निर्वाचन, उनके राष्ट्रपति, अमेरिकी राष्ट्रपति से तुलना और ब्रिटिश सम्राट जो है उनसे तुलना करने का प्रयास हम लोग आज करेंगे। ठीक है। तो चलते हैं, पहले देखते हैं कि किस भाग में और किस अनुच्छेद में यह कार्यपालिका की चीज़ें वर्णन की गई है। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख पा रहा होगा कि भाग 5 जो है हमारा, वह वर्णन करता है कार्यपालिका शक्ति की, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 तक चर्चा की गई है। देखिए यहाँ पर यह चीज़ें पहले भी जो है फर्स्ट पार्ट में भी आपको बता दी गई है कि कार्यपालिका की जो बात अगर आती है तो किन से हम लोग अनुमान लगाते हैं, किनका बोध होता है, वह होता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद से। ठीक है। यह पहली कक्षा में भी जो है इसके फर्स्ट पार्ट में भी आपको बता दिया गया था। ठीक है। अब देखिए हम लोग एक एक कर करके बारी बारी से विभिन्न जो इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद हैं उनके माध्यम से पढ़ने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि उन अनुच्छेदों में किन की चर्चा की गई है और वह कैसे कार्य करता है। ठीक है। तो सर्वप्रथम हम लोग अनुच्छेद 52 को देखेंगे। 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। देखिए यहाँ पर उनकी तस्वीर लगा करके आपको यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि एक राष्ट्रपति हुआ करते हैं जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार होते हैं। जहाँ तक बात अनुच्छेद 53 की है तो वह कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति जो होगी वह राष्ट्रपति में निहित होगी और वह राष्ट्रपति उस शक्ति का उपयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से करेगा। ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको उनकी जो है सर्वोच्च शक्ति जो होती है सैनिक की, उसको भी यहाँ पर एक तस्वीर के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास किया गया है। ठीक है। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 54 की बात हम लोग कर लेते हैं। 54 कहता है कि राष्ट्रपति का जो है निर्वाचन कैसे होगा, उसमें निर्वाचक मंडल में कौन कौन से सदस्य जो है भाग लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर आप जान लीजिए, एक शब्द को आप लोग पकड़ के चलेंगे, वह शब्द है इलेक्टेड। इलेक्टेड अर्थात निर्वाचित। अब देखिए यहाँ पर पहला जो टर्म कंडीशन है वह कहता है कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और दूसरा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है। उनके निर्वाचन में कौन कौन से सदस्य भाग लेंगे, तो पहला संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के सभी राज्यों के विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भाग लेंगे। यहाँ पर एक चीज और आप ध्यान देखिएगा। देखिए यहाँ पर नोट में लिखा गया है कि 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जो है पुदुचेरी और दिल्ली को विधानसभा जो है उसके सदस्यों को भी इसमें शामिल होने का प्रावधान किया गया है। ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अनुच्छेद 55 की चर्चा करते हैं। 55 कहता है कि राष्ट्रपति जो है वह कैसे उसका चयन होगा, उसकी रीति जो है वह समझाने का प्रयास किया गया है। आइए हम लोग चलते हैं थोड़ा सा बोर्ड की ओर और आपको उसको मैं एक्सप्लेन करता हूं कि वह वोट जो है वह कैसे निकल करके आता है किसी एमपीज की और किसी एमएलए की। देखिए, तो हम लोग जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है वह होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा। ठीक है। और यह होता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा। ठीक है। और यह गुप्त मतदान के द्वारा होता है। ठीक है।
कैसे होता है पहले हम लोग जान लें। इसी अनुच्छेद में अनुच्छेद 55 यह कहता है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जो होगा वह किस प्रकार होगा, तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर गुप्त मतदान के द्वारा उनका मतदान होगा। अब देखिए यहाँ पर जो गठन होता है वह विधानसभा और एमपीज का जो सदस्य शामिल होते हैं उनका वोट जो है वह कैसे निकाला जाता है, उनका वोट वैल्यू जो है वह कैसे निकाला जाता है, वह थोड़ा मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। देखिए मान लिया जाए कि इसका फॉर्मूला जो होता है वह होता है राज्य की कुल जनसंख्या, जिस राज्य को निकालना है उस राज्य की कुल जनसंख्या बटे उस राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है। अब यहाँ पर एक उदाहरण मैं लेता हूँ। मान लेते हैं कि किसी राज्य की जनसंख्या जो है इतनी है, बस एक इमेजिनरी मैं यहाँ पर लेके बता रहा हूँ, यह एक समझने के लिए जो है आपका उदाहरण है, एग्जैक्ट किसी संख्या पर निर्भर नहीं है, ठीक है। और वहाँ की जो है निर्वाचित विधानसभा सदस्यों की जो संख्या है वह मान लेते हैं कि 100 है, ठीक है। उसके बाद उसको 1000 से डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से यह 2 जीरो कटता है, फिर यह 3 जीरो से 3 जीरो कटता है, तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि वह 10,000 हो जाएगा, ठीक है। 10,000 ऐसे यह होगा नहीं, इसकी संख्या हम कम कर दे सकते हैं, 2 जीरो हटा देते हैं तो यहाँ पर मान लेते हैं कि 100 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है एमपीज का जो है इलेक्शन वोट बैंक जो है वोट वैल्यू जो है निकालने का प्रयास हम लोग देखेंगे, सीखेंगे। एमपीज का जो है वह कैसे निकलेगा यह जान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर एमएलए का जो आया था हम लोग लिए थे 100। अब मान लेते हैं कि एमपीज का हमको निकालना है, तो कुल जो विधानसभा के सदस्य हैं, निर्वाचित सदस्य, उनके जितने भी वोट वैल्यू जो आया उसकी संख्या और प्लस जितने एमपीज हैं निर्वाचित, उनकी संख्या से जो है उसमें भाग दिया जाता है, ठीक है। मान लेते हैं उसी प्रकार एक एग्जाम्पल के जरिए कि वह जो संख्या है कुल जो है वह इतना हो गया 1,50,000, ठीक है। और यहाँ पर निर्वाचित सदस्यों की संख्या जो है एमपीज की मान लेते हैं कि 500 है। यह एग्जैक्ट मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं पिछले भी बताया था उदाहरण में कि वह एग्जैक्ट नहीं है, एक प्रोसेस कैसे होता है उस पर मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यह 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 5 से 15, अर्थात यहाँ पर एमपीज का जो वोट वैल्यू जो होगा वह 300 हो जाएगा। इस प्रकार जो है वह निर्धारित होता है उसके वोटों की महत्ता, ठीक है। देखिए इस स्लाइड में जो है एमपीज का फार्मूला लिखा हुआ है और पिछले स्लाइड्स में जो है विधानसभा सदस्यों की जो मत वैल्यू होती है उसको निकालने का प्रयास जो है दिखाया गया था, ठीक है। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर और आएगा कि जो वोट बैंक जो वोट वैल्यू है वह निर्धारित हो जाने के बाद कोई भी राष्ट्रपति कैसे निर्वाचित हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए एक कोटा निर्धारित किया जाता है और वह कोटा निर्धारित करने का तरीका है कौन विजेता होगा, तो जितना वोट बैंक होता है उसका 50% प्लस 1 जो भी व्यक्ति लेकर के आता है वह विजेता हो जाता है। और पूर्व की कक्षा में भी यह जिक्र किया जा चुका है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है वह प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के अंतर्गत होता है और उसके अंतर्गत जब पहले मत की गणना हो जाती है, पहले दौर की गणना हो जाती है और कोई व्यक्ति जब उस बेसिक कोरम को पूरा कर लेता है, जो निर्धारित संख्या होती है उसको प्राप्त कर लेता है, तो वह विजेता हो जाता है। और अगर वह संख्या नहीं प्राप्त कर पाता है तो दूसरे राउंड की गणना होती है और दूसरे राउंड की गणना होने में क्या होता है कि जो सबसे कम अंक जिनको कम वोट प्राप्त हुआ होता है उनको हटा दिया जाता है और उनके मतों को जो है अन्य जो कैंडिडेट होते हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। वह डिस्ट्रीब्यूट करने का भी प्रोसेस हुआ है कि जो दूसरे
रैंक के जो मत जिनको मिला हुआ होता है उसके अनुसार उनको अन्य कैंडिडेट में वितरण किया जाता है। और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कोई विजेता घोषित नहीं हो जाता है। तो इसमें जो होता है वह एक निर्धारित संख्या जो होती है उसको प्राप्त करने के बाद ही कोई विजेता होता है। जैसे प्रधानमंत्री के इलेक्शन में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम लागू होता है, कोई भी जो एक अंक से भी अगर ज़्यादा निकल गया तो वह जीत जाएगा। इस तरह की बातें यहाँ पे नहीं होती है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यह आपको समझ में आया होगा। आगे हम लोग चर्चा करते हैं अनुच्छेद 56 की, राष्ट्रपति की पदावधि। पदावधि कहने का मतलब है कि वह कितने दिनों तक, कितने वर्षों तक कार्य करेगा। तो इसके माध्यम से हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए काम करता है, लेकिन वह उसके पूर्व भी अपने हस्ताक्षर से उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपना त्यागपत्र दे सकता है, या 61 के अनुसार, अनुच्छेद 61 के अनुसार उस पर महाभियोग भी लगाया जा सकता है, और वह 5 वर्ष से अधिक भी काम कर सकता है। यह भी देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि वह 5 वर्ष से अधिक भी काम कर सकता है। किस परिस्थिति में काम कर सकता है? जब तक उसका उत्तराधिकारी अगर अपॉइंट नहीं हो जाता है तब तक वह पद पर बना रहता है। 5 साल से अधिक भी वह कार्य कर सकता है। यह बातें जो है अनुच्छेद 56 में कही गई है। ठीक है, अब चलते हैं अनुच्छेद 57 की ओर। अनुच्छेद 57 क्या कहता है कि जैसे देखिए अब हमारे यहाँ जो व्यवस्था है कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार, जितना बार उसको अवसर मिले वह बन सकता है। लेकिन अमेरिका में इस तरह की बातें नहीं हैं। अमेरिका में जो है आप केवल 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकते हैं, और जैसे यहाँ पर 5 वर्ष है तो वहाँ पर 4 वर्ष के लिए ही कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बनता है। तो यहाँ पर एक तस्वीर लगा करके आपको दिखाने का भी प्रयास किया गया है कि इस अनुच्छेद के माध्यम से ही इन महोदय को 2 बार अवसर प्राप्त हुआ था राष्ट्रपति बनने का। ठीक है, आप लोग इनकी तस्वीर पहचान पा रहे होंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग अनुच्छेद 58 की ओर। और 58 जो है वह कहता है कि निर्वाचन के लिए जो है कौन कौन सी अर्हता होगी, कौन व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाएगा, तो उसके लिए कुछ नियम निर्धारित हैं, कुछ अर्हता निर्धारित है, कुछ एलिजिबिलिटी निर्धारित है। ठीक है, तो वह एलिजिबिलिटी कौन कौन सी है, वह अर्हता कौन कौन सी है? तो सबसे पहली अर्हता जो है वह है कि वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु जो है वह पूरी कर ली हो, और लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। इसके अलावे वह किसी भी लाभ के पद पर ना हो, और वह पागल या दिवालिया भी नहीं हो। अगर इस तरह की स्थिति सब मैच करती है तो वह माना जाता है कि वह व्यक्ति राष्ट्रपति बनने के योग्य है। ठीक है, ये अनुच्छेद 58 कहता है। देखिए यहाँ पर राष्ट्रपति की एक तस्वीर जो है अपना इलेक्शन संबंधित आवेदन जब जमा करने गए हैं उसकी तस्वीर भी यहाँ पर आपको लगा करके दिखाने का प्रयास किया गया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अनुच्छेद 59 की ओर। अनुच्छेद 59 कहता है कि राष्ट्रपति के पद के लिए जो है कौन कौन सी शर्तें हैं। ठीक है, राष्ट्रपति तो ठीक है बन जाता है, वह उसके बहुत सारे कार्य हैं, लेकिन वह जो उसका अन्य जो शर्त है वह शर्त क्या कहता है कि राष्ट्रपति बनने के बाद अगर वह कोई अन्य दूसरे लाभ के पद पर कार्यरत रहता है तो वह पद ऑटोमेटिकली वहां से समाप्त हो जाता है। जैसे मान लिया जाए कि कोई विधानसभा या कोई एमपी जो है राष्ट्रपति के लिए चुन लिया जाता है तो वह ऑटोमेटिकली वह पद जो है वह समाप्त होता है, हो जाता है। ठीक है, और वह एक पद पर ही कार्य करेगा, दूसरे किसी अन्य पद पर वह कार्य करने के लिए यहाँ पर देखिए मना किया गया है। इसके अलावे जो है इसी अनुच्छेद के तहत उसको कई प्रकार की सुविधाएं, वेतन, भत्ते, रहने की जो सारी व्यवस्था होती है उनके लिए इसी अनुच्छेद के तहत की गई है। उनके लिए स्पेशल जो है आवास की व्यवस्था होती है जहां सारी सुविधाएं उनको मिलती है और उसके लिए उन्हें किसी भी प्रकार का कोई पे नहीं करना होता है, और उनके पदावधि के दरमियान उन सब सुविधाओं में किसी प्रकार की कोई कमी भी नहीं की जा सकती है। ऐसा हमारे संविधान के अनुच्छेद 59 में यह बातें की गई है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अनुच्छेद 60 की ओर जो कहता है राष्ट्रपति का शपथ कैसे होगा।
ठीक है। अब राष्ट्रपति का शपथ जो लेने की बात आती है, तो राष्ट्रपति शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। देखिए एक उसका परफॉर्मा यहाँ पर लगाया गया है कि वह क्या बोलता है। कहता है कि मैं, अपना नाम लेता है, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगा और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। इतना ही बात कहता है और उस का शपथ लेता है। अब एक केस यहाँ पर इस तरह का देखने को मिलता है कि मान लीजिए कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अगर नहीं हो जब राष्ट्रपति को शपथ लेना हो, उस स्थिति में क्या होता है, तो उस स्थिति में जो भी सर्वोच्च न्यायालय में ज्येष्ठतम जो न्यायाधीश होंगे, अर्थात जो सुप्रीम, जो बड़े जो होंगे, जो वरीय होंगे, उनके समक्ष जो है राष्ट्रपति अपना शपथ लेंगे। ठीक है। आगे देखिए अनुच्छेद 61 की बात आती है। अनुच्छेद 61 बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद गिना जाता है और अक्सर विभिन्न परीक्षाओं में इसके प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। अभी आप लोग परीक्षाओं से अवगत बहुत नहीं हुए होंगे, लेकिन विभिन्न कंपटीशन एग्जाम में भी यह प्रश्न आते रहता है कि किस अनुच्छेद के माध्यम से जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। तो महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। वह कैसे कार्य करता है वह मैं आपसे थोड़ी चर्चा उसकी करता हूँ। तो यहाँ पर आप जान लीजिए कि भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग जो लगता है वह किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि लोकसभा में आएगा या राज्यसभा में आएगा, दोनों सदनों में से किसी भी सदन में वह पेश किया जा सकता है। और वह जब पेश किया जाएगा तो उसकी 14 दिन पूर्व ही उसकी सूचना दी जानी भी अनिवार्य होती है। ठीक है। और जिस सदन में पेश किया जाता है उस सदन के सदस्यों का 1/4 जो है उस प्रस्ताव पर अपना हस्ताक्षर करता है कि हाँ महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाने की आवश्यकता है। जब वह प्रस्ताव आता है तो उसी सदन में सारे सदस्य उस पर विचार करते हैं और 2/3 बहुमत से जब वह पारित कर दिया जाता है कि हाँ इस तरह की चीजें हैं, उन पर महाभियोग चलाने की आवश्यकता है, तो वह प्रस्ताव पारित होने के बाद दूसरे सदन में जाता है। ठीक है। तो दूसरा सदन कोई भी हो सकता है। अगर लोकसभा में पहले पेश हुआ होगा तो राज्यसभा में जाएगा, और अगर राज्यसभा में पहले पेश हुआ होगा तो लोकसभा में जाएगा। तो दूसरा सदन जब जाएगा तो दूसरा सदन उस प्रस्ताव को जांच कराएगा, वह देखेगा कि वास्तव में यह सही है या नहीं है। उसकी एक कमेटी बनाई भी जाती है जो वह सारे चीजों की जांच करता है। और इस जांच के दरमियान राष्ट्रपति स्वयं या अपने अधीनस्थ के द्वारा उपस्थिति दर्ज भी कर सकते हैं। और जब उस दूसरे सदन के द्वारा वह प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पास कर दिया जाता है तब राष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ता है। और जब वह वहां से पारित नहीं होता है तो माना जाता है कि महाभियोग सफल नहीं हुआ है, वह अपने पद पर बने रह सकते हैं। ठीक है। तो ये है महाभियोग लगाने की प्रक्रिया। महाभियोग अर्थात बहुत बड़ा अभियोग, बहुत बड़ा ब्लेम, जो उनके पद से उनको हट जाने की जरूरत हो जाती है वहां पर। ठीक है। चलिए अब हम लोग बात कर रहे हैं, वही सारी चीजें यहां पर भी लिखी गई है जो मैंने आपसे डिस्कस कर दिया हूं। ठीक है। अब देखिए बात अनुच्छेद 62 की कर रहे हैं। 62 कहता है कि मान लेते हैं कि कोई राष्ट्रपति किसी कारण से अपने पद से समाप्त हो जाता है, वो अपने पद से त्यागपत्र दे देता है या उसकी मृत्यु होने के कारण पद रिक्त हो जाता है, तो क्या होगा। इस स्थिति की व्यवस्था 62 अनुच्छेद जो है वह करता है। और वह कहता है कि अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि राष्ट्रपति का पद जो है वह खाली हो जाए तो उस स्थिति में 6 माह के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य है। और 6 माह के बाद जब चुनाव होता है, 6 माह के अंदर जब चुनाव होगा तो जो भी व्यक्ति उस पद के लिए चुना जाएगा वह शेष पीरियड के लिए नहीं काम करता है, वह पूरा का पूरा 5 साल के लिए वह व्यक्ति कार्य करता है। ठीक है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे कि बीच में भी अगर इलेक्शन होता है राष्ट्रपति का तो जो भी व्यक्ति चुन करके आते हैं, जो भी व्यक्ति विजेता होते हैं, वह पूरा 5 साल के लिए कार्य करते हैं। ठीक है। अब चलते हैं अनुच्छेद 70 की ओर। वह कहता है कि जब विभिन्न
प्रकार की स्थितियां उत्पन्न हो जाती है, जो कार्य जो है आकस्मिक डेवलप हो जाते हैं, वह कार्य भी राष्ट्रपति को संसद जो है वह दे सकती है। ठीक है। अनुच्छेद 71 कहता है कि राष्ट्रपति का संबंध में, निर्वाचन के संबंध में कोई भी अगर विवाद उत्पन्न हो जाए तो वह सुप्रीम कोर्ट उसको सॉल्यूशन करेगा। ठीक है। अब देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड्स है। इस स्लाइड्स में बताया गया है अनुच्छेद 72 की, जो राष्ट्रपति को एक बहुत ही महत्वपूर्ण पावर देता है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति जो है वह क्षमादान की शक्ति उसको प्राप्त है, और इसके अंतर्गत वह न सिर्फ किसी मृत्युदंड को कम कर सकता है या किसी अन्य न्यायालय से जो है उसके जीवन तक जो लाइफ टाइम जो है उनको दंड मिलता है उनको कम कर सकता है, या कुछ समय के कम को समाप्त कर सकता है, या इस प्रकार की चीजें उनको करने का अधिकार जो है राष्ट्रपति को वह अनुच्छेद कौन देता है, वह 72 देता है। देखिए, उसका प्रतिलंबन कर सकता है, उसका परिहार कर सकता है, उसका निलंबन कर सकता है। इस तरह की चीजें जो है राष्ट्रपति जो करता है वह किस अनुच्छेद के तहत करता है, वह अनुच्छेद 72 की तरह करता है। ठीक है। देखिए, अब अनुच्छेद 73 की बात कर रहे हैं। 73 में क्या कहा गया है? 73 कहता है कि कार्यपालिका की जो शक्ति है वह उसका विस्तार जो है वह संसद कर करके राष्ट्रपति को और भी पावर दे सकता है जो उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। ठीक है। तो ये यहाँ पर चीजें बताई गई हैं आपको। अब इसके पहले अब हम कार्य और उसके अधिकार क्षेत्र पे जो है चलने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, शायद आप गौर किए या नहीं किए कि बीच में जो कुछ अनुच्छेद थे वह छूटा हुआ था। 63 और से लेकर के 69 तक जो है अनुच्छेद बीच में नहीं आया था। वह अनुच्छेद उपराष्ट्रपति से संबंधित है। वह जब नेक्स्ट कक्षा चलेगी तो उसके में उसकी चर्चा की जाएगी। साथ ही यहाँ पर यह भी बताने का प्रयास किया गया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपसे पूछा जा सकता है परीक्षाओं में, वही यहाँ पर शामिल किया गया है, या जिसको पढ़ना आवश्यक है वही चीजें यहां पर चर्चा की गई है। ठीक है। तो अब हम लोग राष्ट्रपति के कार्यों की बात करते हैं, उनके अधिकारों की बात करते हैं। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि 6 बिंदुओं में जो है 6 बिंदुओं में उनको समझाने का प्रयास किया गया है। पहला कार्यपालिका शक्ति, दूसरा विधायिका शक्ति, तीसरा न्यायिक शक्ति, चौथा आपका वित्तीय शक्ति, पांचवा आपात शक्ति, और छठा जो है वह विभिन्न अन्य जो बच गए विविध शक्ति के रूप में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो आइए बारी बारी से हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं कि वह कौन कौन से कार्य हैं। ठीक है। चलिए तो देखते हैं कि राष्ट्रपति के कार्यपालिका शक्ति जो है वह कौन कौन सी है। देखिए, राष्ट्रपति जो होता है वह पूरे देश के प्रशासन की निगरानी करता है, और पूरे देश के शासन प्रशासन की संचालन की जो जिम्मेवारी होती है वह उसी के नाम से संचालित की जाती है। विभिन्न प्रकार की नियुक्ति करने का अधिकार, जैसे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कैग, उसके बाद महान्यायवादी, उसके बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश, गवर्नर, और कई सारे इंपॉर्टेंट पद हैं जिनकी नियुक्ति आपका यूपीएससी का जो है बहाली, उसका अध्यक्ष आदि सबकी नियुक्ति जो है करने का अधिकार राष्ट्रपति करता है। बहुत तरह की जो है इसको नियुक्ति करने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है। राजनयिक अधिकार के रूप में हम लोग यह जानते हैं कि भारत जो है किसी अन्य देश से किसी प्रकार की संधि करता है, समझौता करता है या वार्ता करता है, या किसी राजदूत को भारत में आमंत्रित किया जाता है तो उसको व्यवस्था कराने की, या दूसरे राज्यों में दूसरे देशों में जब भारत के राजदूत जाते हैं तो उनकी नियुक्ति करने का अधिकार, ये सारे कार्य जो है राजनयिक कार्य के रूप में आते हैं। ठीक है। सैनिक अधिकार के रूप में हम लोग यह जान लें कि भारत का राष्ट्रपति जो होता है वह तीनों सेनाओं का प्रधान होता है, और रक्षा विभाग के माध्यम से जो है वह इस तरह की व्यवस्था करता है ताकि देश की सुरक्षा जो है बरकरार रखी जा सके। ठीक है। तो तीनों सेनाओं का प्रधान होने के कारण वह विभिन्न प्रकार की जो है महत्वपूर्ण कार्य इस संबंध में भी किया करता है। देखिए, विभिन्न प्रकार की सूचना प्राप्त करने का भी जो है राष्ट्रपति अधिकार रखता है। वह सर्वोच्च न्यायालय से, मंत्रिपरिषद से, कैग से और विभिन्न संगठनों से भी, विभिन्न सरकार के जो अंग हैं उनसे भी सूचना प्राप्त करने का उसको अधिकार
है। ठीक है, राज्य सरकार के भी कुछ कार्यों में वह अपना निर्णय करता है और कुछ तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि राज्य सरकार के विषय पर भी वह अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि नियम बनाने, जब देखिए यहाँ पर नियम बनाने की बात आ रही है तो अनुच्छेद 123 हम लोग पढ़े थे पहले भी कि 123 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति क्या करता है, अध्यादेश जारी करता है और अध्यादेश जो होता है वह एक अधिनियम के समान ही इंपॉर्टेंस उसकी होती है। वह उसी तरह प्रकार काम करता है जो एक नियम, जो एक एक्ट होता है वह सेम चीजें काम करता है, उसी प्रकार अध्यादेश भी कार्य करता है। अध्यादेश कब लाया जाता है, जब संसद जो है, लोकसभा जो है स्थगित होती है, उस स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। अनुसूचित जातियों और अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए भी जो है राष्ट्रपति विभिन्न प्रकार के कार्य करता है। वह यहाँ पर देखिए बिंदुवार जो है आपको यहाँ पर दिया गया है, आप इसको बाद में भी स्वयं पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं विधायी कार्य की ओर। विधायी कार्य की ओर हम लोग जान लें कि कोई भी अधिनियम जो है, कोई भी बिल जो है, जब तक राष्ट्रपति का हस्ताक्षर नहीं होता है वह अधिनियम नहीं बनता है। ठीक है, दोनों सदनों से जब पास हो जाता है कोई भी बिल तो राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करते हैं, तभी वह अधिनियम का रूप ले पाता है। अब देखिए यहाँ पर अभिभाषण देने की उनको शक्ति है, अभिभाषण देने का उनको अधिकार है। अभिभाषण क्या होता है, जब भी कोई लोकसभा का गठन होता है, न्यू लोकसभा गठित होती है तो उसकी पहली बैठक में जो है वह अपना अभिभाषण देते हैं और साथ ही प्रत्येक साल जब पहला सत्र होता है उसमें भी अपना अभिभाषण देते हैं। अभिभाषण के माध्यम से वह अपने आप को जो है वहां पर संबोधित करने का कार्य करते हैं। दूसरी चीज जो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि लोकसभा और राज्यसभा में अभी तक जो है यह था कि राष्ट्रपति को अधिकार था सदस्यों को मनोनीत करने का, राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2, लेकिन अभी जस्ट 2019 में 126वां संविधान संशोधन हुआ और उस संविधान संशोधन के अनुसार जो लोकसभा के 2 सदस्यों का मनोनयन होता था एंग्लो इंडियन सदस्यों का, वह समाप्त कर दिया गया है। और इसकी चर्चा देखिए यहाँ पर मैंने की है कि यह अभी वर्तमान में नहीं है, अभी राष्ट्रपति सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के 12 सदस्यों का मनोनयन ही करते हैं। ठीक है, पूर्व में यह चीजें थी कि लोकसभा में भी वह 2 सदस्यों का मनोनयन करते थे। ठीक है, अब विधेयकों को स्वीकृत करने का, कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जैसे आपका धन विधेयक जो होता है वह प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की उस पर अनुमति, उसकी सिफारिश अनिवार्य होती है, तभी वह सदन में पेश किया जा सकता है। अध्यादेश जारी करने का ये चीजें हम लोग बात कर लिए। जो राज्य विधायिका पर भी वह कानून बना सकते हैं विशेष परिस्थिति में, उसकी भी चर्चा कर लिए। इस तरह से हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट्स जो हैं वह विधायी शक्तियां भी राष्ट्रपति को प्राप्त है। आगे हम लोग देखते हैं कि उनके वित्तीय शक्तियां कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत हम लोग क्या देख रहे हैं कि धन विधेयक जो होता है, कोई भी पेश होता है वह राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही पेश होता है। और धन विधेयक, कोई धन विधेयक है या नहीं है, यह कौन निर्धारित करता है, तो यह लोकसभा का अध्यक्ष निर्धारित करता है। ठीक है, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे जब आगे की कक्षा आएगी उसमें विस्तार से। ठीक है, अब देखिए बजट जो पेश होता है वह बजट हम लोग भले देखते हैं कि वित्त मंत्री पेश कर रहे हैं, लेकिन उन के पीछे जो लीगल जो शब्द आता है वह राष्ट्रपति का ही जिम्मेवारी होती है। राष्ट्रपति के नाम से ही जो है वह बजट भी पेश किया जाता है। उनके सहयोग के लिए वित्त मंत्री और उनके सहयोग करने के लिए पूरी टीम जो है रात दिन कार्य करती है। ठीक है, देश की आकस्मिक निधि जो होती है उस पर भी राष्ट्रपति का अधिकार होता है और देश के वित्त आयोग का गठन जो होता है, जो संघ और राज्यों के बीच में जो है करों का बंटवारा होता है, उससे जो आय होती है उसका वितरण किस प्रकार होगा वह भी राष्ट्रपति ही निर्धारित करते हैं। 280 अनुच्छेद के द्वारा वित्त आयोग राष्ट्रपति गठित करते हैं और वही इसके इसको बांटने का जो है कार्य करता है। ठीक है, तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि इतने सारे जो है वित्तीय शक्तियां, इसके अलावे भी कई हैं वित्तीय शक्तियां, लेकिन यहां पर मुख्य जो शक्तियां हैं उनकी चर्चा की गई है। ठीक है,
अब देखते हैं राष्ट्रपति की जो है न्यायिक शक्तियां कौन कौन सी है वह जान लेते हैं। तो राष्ट्रपति जो है वह न्यायिक शक्ति के रूप में सबसे पहले तो भारत के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं, उनकी नियुक्ति करता है। उसके अलावे राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय के अलावे उच्च न्यायालय के जो भी जितने भी उच्च न्यायालय हैं वहाँ के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करते हैं, वह राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। साथ ही उच्च न्यायालयों के जो न्यायाधीश होते हैं उनका स्थानांतरण जो है वह राष्ट्रपति के द्वारा ही होता है। उसमें वह सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं उनकी राय लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार जो है एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर लिखा गया है कि जो है उनको क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, अर्थात वह न्यायिक कार्य भी करते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि पार्डनिंग जो पावर है, दंड क्षमा करने की पावर है, रोक लगाने की, रिप्राइव करने की शक्ति है, उसके बाद हल्का करने की शक्ति है, रेस्पाइट करने की शक्ति है और कम करने की शक्ति अर्थात रिमिट करने की भी शक्ति उनको प्राप्त है। यह 4 प्रकार से जो है वह अनुच्छेद 72 में यह चीजें की गई है, दी गई हैं उनको। यह इस तरह के कार्य राष्ट्रपति कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यह स्लाइड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति के आपातकालीन जो शक्तियां हैं उसके बारे में हम लोग अभी यहां पर जानने का प्रयास करेंगे। देखिए राष्ट्रपति को जो आपात शक्तियां प्राप्त है वह 3 प्रकार की हैं। 3 प्रकार की कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं? अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति जो है वह किसी युद्ध या बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति के कारण जब राष्ट्रपति घोषणा करते हैं आपात की, तो वह अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात के नाम से जाना जाता है। और जब किसी राज्य की संवैधानिक व्यवस्था गड़बड़ा जाए तब राष्ट्रपति शासन लगता है, जिसको हम लोग 356 के नाम से जानते हैं। और जब राज्य की, देश की स्थिति, जब वित्तीय हालत खराब हो जाए तब अगर लागू हो आपात तो उसको हम लोग 360 के अंतर्गत वित्तीय संकट के नाम से जानते हैं। अब तीनों आपात की चर्चा हम लोग एक एक करके बारी बारी से समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। यह प्रश्न आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 352 की चर्चा की गई है कि 352 कब लगता है और कैसे लगता है। अभी तक 3 बार जो है अपने देश में यह लागू हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ आप जान लीजिए कि जैसे ही यह उद्घोषणा की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा कि जो है किसी देश का, या अब कैसे होगा, जब राष्ट्रपति को यह आभास हो जाए या उसको सूचना दी जाती है मंत्रिपरिषद के द्वारा कि यहाँ राष्ट्रीय आपात लगाने की आवश्यकता है, तब वह उसकी उद्घोषणा करता है। और जब ऐसी उद्घोषणा हो जाती है तो 1 माह के अंदर, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1 माह की अवधि के अंतर्गत जो है सदन से वह पास होना चाहिए कि हाँ यह सही है, अन्यथा वह समाप्त हो जाता है वहीं पर। और जब उस पर सहमति मिल जाती है दोनों सदनों की, तो वह आगे की अवधि के लिए जब तक यह घोषणा न हो जाए कि समाप्त किया जाता है तब तक वह बना रहता है। एक स्थिति उत्पन्न होती है यह कि जब भी यह इस तरह की बातें होती है और मान लेते हैं कि उस समय लोकसभा कार्य नहीं कर रही होती है, लोकसभा भंग होती है, उस परिस्थिति में राष्ट्रपति क्या करते हैं कि राज्यसभा से ही उस पर स्वीकृति प्राप्त करा लेते हैं। और जब लोकसभा पुनर्गठन होता है लोकसभा का, तो उसको 30 दिनों के अंदर उस पर सहमति मिलनी आवश्यक होती है। और अगर वह सहमति नहीं मिलती है तो वह वहां पर समाप्त हो जाता है। और अगर मिल जाती है तो जितने समय के लिए वह उसको बढ़ाने की आवश्यकता होगी वह आपात लागू रह सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग 352 का यहाँ पर जिक्र किए, जो अभी तक 3 बार यहाँ अपने देश में लागू हुआ है। ठीक है, अब 356 की बात करते हैं। 356 यह बहुत बार देखने को मिला है। सर्वप्रथम 1951 में ही राष्ट्रपति शासन आपका लगा था पंजाब में, और सबसे ज़्यादा बार भी वहीं पर लगने का अभी तक रिकॉर्ड है। ठीक है, अब यह देखते हैं कि कैसे लगता है। जब भी राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि अमुक स्टेट में, अमुक राज्य में संवैधानिक तंत्र जो है वह फेल हो गया है, या उसकी सूचना राज्यपाल के द्वारा भी दे दी जाए कि यहाँ जो है स्थिति ठीक नहीं है, संवैधानिक तंत्र के अनुसार जो है कार्य नहीं हो रहा है, तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, जो 356 अनुच्छेद के द्वारा लगता है। और जब यह अनुच्छेद लागू हो जाता है तो वहां की सारी व्यवस्था जो है वह राष्ट्रपति के अधीन चली जाती है। वह राज्यपाल के जरिए सारे कार्य खुद करते हैं। ठीक है, और राज्य सूची के जो विषय होते हैं उस पर संसद भी कानून जो है बना सकती है।
ठीक है। तो यहाँ पर उच्च न्यायालय जो होते हैं राज्यों में, उनको ही केवल छोड़ा जाता है, वो जैसे अपना कार्य कर रहे होते हैं वो करते रहते हैं। बाकी जो शेष कार्य होते हैं वह राष्ट्रपति या संघ में समाहित हो जाती है, ठीक है। और सेम चीजें यहाँ पर वही होती है। अनुच्छेद 19 जो है, आपको जो बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है प्राप्त है, पूर्व की कक्षा में आप लोग पढ़ चुके हैं, मौलिक अधिकार, वह वहाँ पर भी जो है इसके तहत रोक लग सकती है, ठीक है। लेकिन हाँ, 21, 20 और 21 जो है वह संविधान के 44वें संशोधन के द्वारा यह रोक लगाया गया है कि आपको जीवन का अधिकार और अपने जो है न्यायालय में जाने का जो अधिकार है उससे बाधित नहीं किया जा सकता है। जबकि पूर्व में 42वां संशोधन के द्वारा उस पर भी रोक लगा दी गई थी, जो आप लोग जानते हैं राष्ट्रीय आपात जब 75 में लगा था और 77 तक चला था, उस दरमियान ये सारी चीजें हुई थी, ठीक है। तो इस प्रकार 356 के तहत जो है राष्ट्रपति शासन लगता है। अब देखिए 360 के तहत राष्ट्रपति शासन जो है लगता है, तो वह कैसे कार्य करता है। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इससे पाला अभी हम लोग का नहीं पड़ा है, ठीक है। भारत अपनी साख को जो है बचाए रखा है, लेकिन यह व्यवस्था है कि राष्ट्रपति को अगर यह विश्वास हो जाए कि भारतीय साख और भारतीय फिनांस को बहुत बड़ा खतरा होने का है, तो वह जो है राष्ट्रपति शासन राष्ट्रीय वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। और इस वित्तीय आपात की अगर घोषणा कर दी जाए तो उस स्थिति में बड़े बड़े पदाधिकारी, इवन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इलेक्शन कमीशन, जितने भी टॉप मोस्ट हैं, या किसी भी प्रकार के वित्तीय अधिकार को जो है राष्ट्रपति अपने कंट्रोल में ले सकता है। वह किसी के वेतन कम कर सकता है, सारे वित्तीय जो मामले हैं उस पर एकाएक उस पर रोक लगा सकता है, और सारी जो कार्य है उस पर वह विराम लग सकता है। तो इसके तहत जो है पारित करने का जो प्रोविजन है, जब एक बार यह लागू होता है तो 2 महीने के लिए लागू होता है, और उस 2 महीनों के अंदर उस पर सदन की सहमति आवश्यक होती है। और जब सदन की सहमति मिल जाती है तो वह फिर आगे कितने दिन के लिए भी यह अधिकतम 1 साल के लिए यह रह सकता है। लेकिन यहाँ पर यह आप जान लीजिए कि अगर लोकसभा जो है उस समय अगर विघटित हो तो सेम कंडीशन उसी प्रकार जो है राष्ट्रपति जो है राज्यसभा से उसकी परमिशन लेगा, और लोकसभा बहाली के उपरांत जो है वह 30 दिनों के अंदर पहली बैठक जो होगी, उस बैठक से 30 दिनों के अंदर उस पर सहमति आवश्यक होती है, ठीक है। अब जो है विविध शक्तियां, राष्ट्रपति इन 5 बड़ी बड़ी शक्तियों के अलावे कुछ छोटी छोटी अन्य कार्य भी करता है। जैसे वह सर्वोच्च न्यायालय से या अन्य किसी संस्थान से वह अपनी जो है परामर्श ले सकता है, उसको मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है। देखिए यहाँ पर संघ लोकसभा आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारित करना और उस पर जो है नियम बनाने का अधिकार जो है वह राष्ट्रपति को ही है, ठीक है। अल्पसंख्यकों के साथ जो है राष्ट्रभाषा और भाषा आयोग की बहाली करने का जो है कार्य राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। ये कुछ अन्य जो है शक्तियां उनको मिली है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बात होती है, MP शर्मा जो हैं वह कहते हैं कि राष्ट्रपति जो है वह राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति क्या है उसके बारे में कहते हैं, और वह कहते हैं कि राष्ट्रपति सिर्फ नामधारी प्रधान नहीं है बल्कि वह वास्तविक प्रधान भी बन सकता है। और उसके तहत जो है वह कुछ बिंदु सुझाते हैं, अपनी राय देते हैं और कहते हैं कि इन बिंदुओं को आप अगर देखें तो राष्ट्रपति वास्तविक प्रधान भी बन सकता है। देखिए वह बिंदु कौन कौन से हैं। वह कहते हैं कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, तो वह वास्तविक कार्य करता है, कर सकता है। लेकिन वह हम लोग जानते हैं कि वह कार्यकर्ता भले उसके नाम से है, लेकिन वह कार्य जो है किसकी सिफारिश से करता है, मंत्रिपरिषद की सिफारिश से करता है, ठीक है। संविधान की अस्पष्ट शब्दावली देखिए, अनुच्छेद 74(1) जो है वह कहता है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सिफारिश से कार्य करेगा, ठीक है। लेकिन जब 42वां संशोधन के पूर्व यह नहीं स्पष्ट था कि वह कर सकता है या नहीं भी कर सकता है। 42वां संशोधन के द्वारा उसको अनिवार्य कर दिया गया
और 44वां संशोधन के द्वारा उसको जो है एक बार पुनर्विचार करने के लिए, वापस करने की भी शक्ति दी गई है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की अस्पष्टता हमारे संविधान में भी दिखती है। जहां तक बात है भारत के राष्ट्रपति और इंग्लैंड के सम्राट के, तो दोनों में कुछ समानता है, आगे हम लोग चर्चा करेंगे, और दोनों में कुछ अंतर भी है, यह पॉइंट भी वह सुझाते हैं। महाभियोग की जो प्रक्रिया है वह भले ऐसा माना जाता है कि राष्ट्रपति के ऊपर हमेशा जो है तलवार लटकती रहती है महाभियोग की, लेकिन महाभियोग जो है इतनी आसान चीज नहीं होती है और उसको पारित कराना एक बहुत टेढ़ी खीर मानी जाती है। ठीक है, अब देखिए अध्यक्षात्मक शासन के समान यह कहते हैं कि राष्ट्रपति को शक्तियां प्राप्त हैं, लेकिन यह सिर्फ कहने मात्र है। कुछ केसेस में यह देखने को मिलता है कि राष्ट्रपति को स्वयं विवेक की पावर मिल जाती है, वह अपने विचार के अनुसार कार्य कर सकता है, लेकिन हर कार्य में उसकी आवश्यकता और उसके सहयोग के लिए जो है मंत्रिपरिषद हर जगह कायम होती है। ठीक है, राष्ट्रपति संकटकालीन उसको अधिकार प्राप्त है, यह चर्चा हम लोग कर दिए हैं। तो ये अधिकार के माध्यम से वह कहते हैं कि ये सारे जो अधिकार हैं वह राष्ट्रपति को कहीं ना कहीं वास्तविक प्रधान बनाता है, ना कि सिर्फ नाम मात्र का प्रधान। ऐसा कौन बोलते हैं? ऐसा MP शर्मा का विचार है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि भारत का राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान है कि नहीं, उस संबंध में जो कुछ पॉइंट्स हैं उसकी चर्चा यहाँ पर की गई है। राष्ट्रपति नाम मात्र का अध्यक्ष है, यह चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं। हमारे यहाँ संसदीय शासन व्यवस्था है और संसदीय शासन व्यवस्था में दो प्रकार की सरकार होती है, दो प्रकार की कार्यपालिका होती है, एक वास्तविक कार्यपालिका होती है और एक संवैधानिक कार्यपालिका होती है। तो संवैधानिक कार्यपालिका जो है हमारे राष्ट्रपति का उदाहरण है और वास्तविक कार्यपालिका का उदाहरण हमारे प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, तो संविधानतः वह नाम मात्र का प्रधान है। ठीक है, संविधान में भी और जो है वह केवल सूचना पाने का अधिकारी है, वह अपना निर्णय खुद नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखिए सर्वोच्च न्यायालय भी जो है एक बाद में यह जिक्र कर चुका है, यह फैसला दे चुका है कि राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान है, न कि वह वास्तविक प्रधान है। ठीक है, महाभियोग का पिशाच। अब पिशाच कहने का क्या मतलब होता है? हम लोग जानते हैं हनुमान चालीसा की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग पढ़ते हैं भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो यहाँ पर महावीर नहीं महाभियोग है। महाभियोग का जो है उन पर जो है चलते रहता है, लेकिन वह जो है पास कराना इतना आसान नहीं होता है। वह एक बात यहाँ पर सही है कि उनके ऊपर जो है यह डर हमेशा रहता है कि अगर हम संविधान का गलत उपयोग करेंगे तो हमारे ऊपर महाभियोग चलेगा। ठीक है, आपातकालीन शक्तियां और मंत्रिमंडल जो है लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है, यह हम लोग बातें कर चुके हैं। ठीक है, वित्त पर भी राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है, यह चर्चा हम लोग कर दिए हैं। इस आधार पे जो है हम लोग क्या देखते हैं कि राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान है और स्वविवेक का अधिकारी नहीं है। कुछ चीज़ों में हम लोग देखते हैं कि वह स्वविवेक से फैसला लेता है, लेकिन उसके पीछे भी वह एक ट्रेडिशन जो चला होता है वह उसी को फॉलो करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखिए लास्ट की ओर पहुंच रहे हैं कक्षा के। आज कक्षा थोड़ी लंबी हो गई है क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्ट्स और बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे और एक ही क्लास में चूंकि इसको समाप्त करने का भी ये था कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा नहीं खींचा जाए, तो यह थोड़ा लंबा हुआ है। लेकिन आप धैर्य से जो है इसको सुनते रहें तो आपको निश्चित रूप से यह लाभप्रद होगी। ठीक है, तो अमेरिका के राष्ट्रपति और भारत के राष्ट्रपति की तुलना यहाँ पर करके आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है कि इनकी क्या इंपॉर्टेंस है और इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, इनके क्या अधिकार हैं, इनके क्या अधिकार हैं, इनके इलेक्शन और इनके इलेक्शन में कौन कौन सी अंतर है वह आगे आपको दिख जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ देखिए आप देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले जो है निर्वाचक मंडल संबंधी जो है अंतर हम लोग समझ ले। दोनों निर्वाचक मंडल के द्वारा ही निर्वाचित होते हैं, यह हम लोग जानते हैं। और यहाँ का निर्वाचक मंडल जो होता है वह जो पूर्व से वहाँ जो सदस्य होते हैं वही लोग उसमें पार्टिसिपेट भाग करते हैं। जो प्रतिनिधि अमेरिकी कांग्रेस में जो सदस्य होते हैं उन्हीं के द्वारा वहाँ निर्वाचन होता है। और यहाँ पर जो निर्वाचन होता है राष्ट्रपति का वह सिर्फ संसद के सदस्यों के द्वारा नहीं होता है, बल्कि विधानसभा के सदस्यों का भी उसमें पार्टिसिपेशन होता है। यहाँ एक चीज मैं पूर्व में भी आपको बताया था कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में हमेशा एक शब्द आप पकड़ के चलेंगे, वह है निर्वाचित।
निर्वाचित अगर जहां छोड़े तो आप भ्रम में पड़ जाइएगा। यह प्रश्न में भी आता है कि लोकसभा के सारे सदस्य भाग लेते हैं, और लोकसभा के सारे सदस्य भाग नहीं लेते हैं, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राज्यसभा के सारे सदस्य भाग लेते हैं तो राज्यसभा के सारे सदस्य भाग नहीं लेते हैं, बल्कि निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ऑप्शन में इस तरह से आपको देगा कि जो है उसमें कंफ्यूज करने का प्रयास करेगा आपको, लेकिन आपको याद रखना है कि हमेशा निर्वाचित ही होगा, चाहे वह राज्यसभा का हो, लोकसभा का हो या विधानसभा का हो। तीनों मामले में निर्वाचित सदस्य ही केवल इनके इलेक्शन में भाग लेते हैं। ठीक है। अब दूसरा अंतर जो है निर्वाचन संबंधी अंतर देखिए, यहां भी अप्रत्यक्ष तरीके से होता है निर्वाचन, और भारत के राष्ट्रपति का भी अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, परंतु दलबंदी के कारण निर्वाचन यहां पर प्रत्यक्ष हो जाता है। ठीक है, इस तरह की चीजें होती हैं। अब देखिए महाभियोग की प्रक्रिया जो है वह क्या होता है। यहां पर महाभियोग जो होता है केवल प्रतिनिधि सभा में ही लाया जाता है। कहाँ लाया जाता है? प्रतिनिधि सभा में, और सीनेट जो है उसको जांच करती है। लेकिन भारतीय राष्ट्रपति के केस में क्या होता है, किसी भी सदन में पेश होता है और दूसरी सदन जो है उसकी जांच करती है। जहां तक बात है कार्यकाल की, तो अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है और वह अधिकतम 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकते हैं। लेकिन भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं वह 5 वर्ष तक के लिए कार्य करते हैं, और वह कितने बार भी कार्य कर सकते हैं, उसका प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। अब संसदीय और अध्यक्षात्मक अंतर भी है। देखिए यहाँ का राष्ट्रपति जो होता है, चूंकि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था वहाँ पे है, तो वहाँ का राष्ट्रपति जो होता है पावरफुल होता है और रियल कार्यपालिका होती है। और भारत का राष्ट्रपति जो है वह संसदीय शासन व्यवस्था का अंग है, और संसदीय शासन व्यवस्था में 2 प्रकार की कार्यपालिका होती है, जो संवैधानिक प्रधान के रूप में भारत का राष्ट्रपति कार्य करता है। ठीक है। अब देखिए वैधानिक दृष्टि से क्या अंतर है। वैधानिक दृष्टि से अंतर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो होते हैं, कोई भी जो वहां पर कानून बनता है उस पर अपना हस्ताक्षर नहीं करते हैं। ठीक है। उनको वह संसद के अंग नहीं माने जाते हैं। लेकिन भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं वो संसद के अभिन्न अंग होते हैं। अगर संसद की बात की जाती है तो बिना राष्ट्रपति का संसद कंप्लीट नहीं होता है, और वह कोई भी विधेयक जो होता है ना सिर्फ उस पर हस्ताक्षर करते हैं, बल्कि वह पुनर्विचार के लिए अपने मंत्रिमंडल में वापस भी भेज सकते हैं। तो ये कुछ अंतर हैं राष्ट्रपति, भारतीय राष्ट्रपति और अमेरिकी राष्ट्रपति में। देखिए आपातकालीन जो है अधिकार है वह क्या है कि अमेरिका का राष्ट्रपति वह आपातकालीन घोषणा नहीं कर सकता है, उसको इस तरह की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। वह राज्यों के मौलिक अधिकार संबंध में या वेतन भत्ते की कटौती के संबंध में उनको किसी प्रकार का अधिकार नहीं है। लेकिन भारतीय राष्ट्रपति को यह सारे अधिकार प्राप्त हैं। वह आपातकाल की घोषणा कर सकता है, 3 प्रकार के आपात की हम लोग चर्चा किए थे अभी, और वेतन भत्ते भी वह कम कर सकता है अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। ठीक है। तो इस तरह का अंतर दोनों में है। अंतिम अंतर इस तरह से आता है कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति जो होता है वह दलगत भावना से अलग नहीं होता है, वह कहीं न कहीं दलगत भावना से प्रेरित होता है, और जबकि भारतीय राष्ट्रपति के संबंध में इस तरह की चीजें नहीं होती है। अगर राष्ट्रपति पूर्व से अगर किसी दल विशेष के साथ जुड़े भी होते हैं तो राष्ट्रपति बनने के बाद उनसे उनका विच्छेद हो जाता है। ठीक है। अब लास्ट में हम लोग बढ़ रहे हैं भारतीय राष्ट्रपति और ब्रिटिश सम्राट के बीच में जो है क्या समानता है और क्या अंतर है, वह जानने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर राष्ट्रपति और ब्रिटिश सम्राट की जो है तस्वीर लगाई गई है। ठीक है। देख लीजिए समानता क्या है। तो सबसे पहले समानता हम लोग देखेंगे कि दोनों जो है ब्रिटिश सम्राट और भारतीय राष्ट्रपति जो है वह संवैधानिक प्रधान है, और दोनों जो है वह संसदीय शासन प्रणाली के अंग हैं, इसलिए वास्तविक प्रधान भी नहीं है। अपने देश के चलाने में परामर्श, चेतावनी आदि का उन दोनों को अधिकार है, और वास्तविक कार्यपालिका अपने अपने देश की कार्यपालिका शक्ति जो होती है वह इन दोनों के बीच ही वितरित होती है। ठीक है। और सारे जो विधेयक होते हैं वह इन दोनों के हस्ताक्षर के उपरांत ही वह अधिनियम के रूप में बन पाता है। ठीक है। ये कुछ अंतर, ये कुछ समानता थी। यहाँ पे जो अंतर दिखाया गया है वह देख लीजिए कि ब्रिटिश सम्राट जो होता है वह वंशानुगत होता है, कोई भी निर्वाचित पद नहीं होता है, जैसे भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है और वह निर्वाचित ना होकर के वंशानुगत चलता है। हम लोग पिछली कक्षा में पढ़े थे कि उसका जो ज्येष्ठतम जो व्यक्ति होता है वह उस वंश का वही
जो है सम्राट बनता है, आम आदमी उसको नहीं अचीव कर सकता है। ठीक है, और यहाँ यह माना जाता है कि ब्रिटिश सम्राट जो है कोई गलत काम नहीं कर सकता है, इसलिए उस पर महाभियोग चलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए यहाँ पर महाभियोग की व्यवस्था उसके खिलाफ नहीं है, जबकि हमारे के यहाँ भारतीय राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की भी व्यवस्था की गई है। ठीक है, अब सामाजिक और सांस्कृतिक मामलों में यह माना जाता है कि ब्रिटिश सम्राट जो है ज़्यादा पहुंच रखता है और भारत का राष्ट्रपति जो है उसकी राजनीतिक महत्व ज़्यादा है। ठीक है, और एकता का प्रतीक के रूप में उसको जाना जाता है, जबकि भारतीय राष्ट्रपति को इस तरह से नहीं देखा जाता है। ठीक है, ब्रिटिश सम्राट को सारे आदेश जो होते हैं उस पर मंत्री जो है उस पर साइन करता है, और जबकि भारतीय राष्ट्रपति के केस में इस तरह का कोई अधिकार नहीं है मंत्रियों को कि भारत के राष्ट्रपति के साइन के बाद भी वह अपना हस्ताक्षर करेंगे, बल्कि यहाँ सिर्फ राष्ट्रपति का साइन हो जाता है तो वह सर्वे सर्वा हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह आज की कक्षा यहीं तक थी। अब हम लोग देख लेते हैं गृह कार्य के रूप में कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। वह देखिए, पहला प्रश्न जो है वह भारतीय राष्ट्रपति किससे संबंधित है, वह आप देख पा रहे होंगे कि संसदीय कार्यपालिका का अंग है, अध्यक्षात्मक कार्यपालिका का, बहुल कार्यपालिका का, या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि भारत में संसदीय कार्यपालिका है तो उसका अंग हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार जो है किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो हम लोग देखिए अब जो है गृह कार्य के रूप में हम लोग देख रहे हैं कि पहला प्रश्न जो है भारतीय राष्ट्रपति किससे संबंधित है। तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे होंगे कि संसदीय कार्यपालिका, अध्यक्षात्मक कार्यपालिका, बहुल कार्यपालिका। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि भारत में कौन सी व्यवस्था है, वह संसदीय व्यवस्था है। ठीक है, अध्यक्षात्मक शासन कहाँ है, तो यूएसए में है, और बहुल कार्यपालिका कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड में है। यह हम लोग पूर्व में भी बातें कर चुके हैं। दूसरा प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के तहत जो है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो देखिए अनुच्छेद 61, 72, 53 और 52। तो हम लोग जानते हैं कि 61 जो है महाभियोग है, 72 जो है उनको क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, और 53 जो है वह क्या कहता है, संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वह राष्ट्रपति में निहित होगी। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि 52 जो होगा। तो इस प्रकार आप अपना क्वेश्चन सॉल्व करने का भी जो है टेक्निक अपनाइएगा कि अगर हमको स्पष्ट नहीं आता है कि इसका आंसर यही होगा, अगर ये 3 हम जान रहे हैं तो 3 छाट देंगे तो ये एक आंसर निकल जाएगा ना। तो इसको जो कहते हैं एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। कई सारे एग्जाम में इस तरह से जब आप काम करेंगे तो बहुत इजीली जो प्रश्न आप नहीं भी जानते हैं उसको भी सॉल्व करने में सक्षम हो पाएंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार आप देखिएगा कि भारतीय राष्ट्रपति की अर्हता जो है उसका जो है क्या होना चाहिए, मेरिट क्या होना चाहिए बनने के लिए, उसकी बात की गई है। और आपातकालीन शक्तियों की चर्चा करनी है आपको संक्षिप्त में। उसके अलावे जो है भारत के राष्ट्रपति के कार्य एवं अधिकार की लॉन्ग क्वेश्चंस है, और अमेरिकी राष्ट्रपति और भारतीय राष्ट्रपति का तुलनात्मक अध्ययन जो है करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ आज यह कक्षा समाप्त होती है। मैं यहीं इसको रोकता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को यह क्लास पसंद आई होगी, और इसको अगर आपको पसंद आता है क्लास तो आप अपने दोस्तों तक इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपना फीडबैक जरूर देंगे। और आगे की कक्षा जो होगी उपराष्ट्रपति और मंत्रिमंडल, उसको आप लोग पढ़ के आएंगे। और तब तक के लिए हम लोग विदा लेते हैं। धन्यवाद।